Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we've been talking about the microbodies in which we are talking about the glyoxysome, peroxisome, spherosomes और लाइसोम हमने पहले ही पढ़ लिया था. तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा. सो इन द टुडेस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस. जो मेन पार्ट है सेल का, आज हम पढ़ेंगे जो सेल का सबसे मेन पार्ट होता है, दैट इज, वैसे तो सभी मेन है लेकिन फिर भी उसके अंदर अपन देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सेल का वो अपन न्यूक्लियस है. उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे. अब बात आती है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है. न्यूक्लियस की अगर अपन देखें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां पर होता है, तो देखिए अगर उसकी प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन भी पाई जाती है. जबकि आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये पाया तो जाता है लेकिन ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं रहता है. इट मींस मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जीनोफोर भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं. ये तो बात हो गई इसकी प्रेजेंस के बारे में. अब बात होती है कि कौन सी सेल्स के अंदर पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है. तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो बता दिया आप लोगों को, लेकिन अब बात करेंगे एनिमल सेल के अंदर. तो एनिमल सेल के अंदर ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है सेंटर के अंदर. हमने आपको बताया था कि सेंटर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि सेंटर में पाए जाने के पीछे रीजन क्या है कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल क्या होती है, एब्सेंट होती है, या फिर प्रेजेंट भी होती है तो बहुत छोटी होती है, इसलिए क्या होता है सेंटर में पाया जाता है. नेक्स्ट जो चीज है अपने पास में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्लांट सेल के अंदर ये कहां पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाता है पेरिफेरल. कहां पाया जाएगा, पेरिफेरल. पेरिफेरल का मींस हो गया कि साइड के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि प्लांट सेल के मैक्सिमम पार्ट के अंदर 70 to 80% के पार्ट के अंदर वैक्यूल कवर उसको करती है, जिसके कारण जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कहां हो जाता है, साइड में हो जाता है. ये तो बात हो गई इसकी प्रेजेंस के बारे में. अब बात करें अपन कहां पर कि जो अगर अपन देखिए किसके अंदर एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट होगा आरबीसी के अंदर, और प्लांट की सीव ट्यूब जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है, ये एब्सेंट होता है. बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में. तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था 1833 के अंदर. किसको, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. इसके साथ साथ अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे आज इसके स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसके डायग्राम क्या क्या कैसा होता है. दूसरी जो बात आती है कि सिनोसियल स्टेज क्या होती है और साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, वो भी अपन क्या है आज यहाँ पर पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे. न्यूक्लियस थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह भी आते हैं, न्यूक्लियस भी आ जाती है, तो ये सारी चीजें आती हैं आज नहीं लेकिन पार्ट्स के अंदर क्या आगे अपन इसको कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज न्यूक्लियस. आपको पता है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1833 ऑर्किड प्लांट के अंदर. ऑर्किड प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. किसने किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने. नेक्स्ट है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड रहता है, ये बता दिया आप लोगों को. सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसको अपन बोलते हैं जीनोफोर, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड. क्यों बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन का लैक होता है, मेम्ब्रेन सराउंड नहीं होती है. कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की जो भी एक्टिविटीज है उनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. मतलब क्योंकि देखिए क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियस है, तो ये सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो मेन होता है. डिवाइड होते वक्त भी न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होना जरूरी होता है. जैसे आपने देखा होगा सेल डिवीजन के अंदर कि जब भी अपन जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना जरूरी है. क्यों है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स वाली जेनेटिक सीक्वेंस क्या होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, एनिमल सेल के अंदर मिड में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरल मतलब साइड के अंदर होता है. ये आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर बताया था. सर्कुलर स्ट्रक्चर 13 to 14 म्यू साइज की होती है. जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो सर्कुलर होता है, और इसका जो साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 3 म्यू से लेकर के 14 म्यू तक का इसका साइज हो सकता है. नेक्स्ट है आरबीसी और प्लांट के अंदर. देखिए आरबीसी और प्लांट की सीव ट्यूब के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस का लैक होता है. क्या होता है, न्यूक्लियस का लैक मतलब न्यूक्लियस की कमी होती है. तो जिन सेल्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है उसे अपन बोलते हैं एन्यूक्लिएट. क्या बोलते हैं, एन्यूक्लिएट. अब अपन से कोई पूछे कि एन्यूक्लिएट के एग्जांपल क्या होगा, तो एन्यूक्लिएट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे भाई, एन्यूक्लिएट के एग्जांपल यही तो हो जाएंगे भाई, प्लांट सीव ट्यूब और आरबीसी. क्लियर. नेक्स्ट है कि अगर देखिए न्यूक्लियस
न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना, मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो सेल के वॉल्यूम के साथ में एक स्पेसिफिक रेशियो रखता है। मतलब न्यूक्लियस के वॉल्यूम है जो और सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रखते हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो रखते हैं, ठीक है। और उस स्पेसिफिक रेशियो की अगर अपन बात करें तो यही क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला दिया था हर्टविग ने। हर्टविग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक को समझाने, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या है, दे लीजिए, NP is equal to Vn upon Vc minus Vn। देखिए NP मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था हर्टविग ने। क्या दिया? उन्होंने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो ये टोटल किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्लियर? यहाँ पे अपन ने देखो मेंशन कर रखा है ये सारी चीजें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस Vc बराबर। सो अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक अपने पास में सिनोसाइट या सिनोसियल स्टेज होती है। क्या होती है? सिनोसाइट और सिनोसियल स्टेज होती है। देखिए ये सिनोसाइट और सिनोसियल स्टेज होती क्या है? मान लीजिए बहुत सारी मेम्ब्रेन, बहुत सारी सेल्स हैं अपने पास में। ये सेल्स इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, यहाँ से ये दो सेल्स हो गई, तीसरी, चौथी, इस तरह से बहुत सारी सेल्स आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में बनाऊं तो ये सेल्स मान लीजिए इस तरह से बहुत सारी सेल्स क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इस सेल्स की अगर अपन बात करें, ये जो सेल्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो इस सेल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बीच में क्या पाया जाता है? यहाँ पर ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाता है। सपोज दैट कि इन सभी सेल्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स ऐसे जुड़ी हुई हैं। अब अपन देखें क्या कि मान लीजिए इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको अगर हटा दिया जाए या फिर ये आपस में खुद ही घुल जाए, क्या हो जाए? या तो इसको हटा दिया जाए या फिर ये आपस में क्या हो जाए, खुद ही कई बार घुल जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको हटा दिया, यहाँ से ये हट गई, इधर से ये भी हट गई, ठीक है। ठीक है, अब जब ये सारे सेल मेम्ब्रेन हट गई तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ पार्ट ये भी हट जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए कि ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं मान सकते कि अपन ये अपने पास में लगभग 6 सेल्स थी, तो ये जो 6 सेल थी इनकी सभी की मेम्ब्रेन हट गई है यहाँ से। तो जब ये सारी सेल मेम्ब्रेन हट गई तो बीच में ये सारे न्यूक्लियस केवल एक सेल के अंदर आ गए। दिखने में ऐसे लग रहा है लेकिन एक सेल तो नहीं है तो बहुत सारी सेल्स, लेकिन इन सभी के न्यूक्लियस क्या हो गए, एक ही मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड हो गए, क्योंकि चारों तरफ से इनकी लास्ट मेम्ब्रेन को सराउंड कर रखा है। तो ऐसी स्थिति जिसके अंदर बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है और उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाए, घुल जाए या घुल करके हट जाए और वो इस प्रकार की स्थिति को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसी स्थिति को अपन सिनोसाइड या सिनोसियल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसाइड या सिनोसियल स्टेज कहते हैं। क्लियर है ये चीज कि सिनोसाइड और सिनोसियल क्या होता है? क्लियर? अब आगे बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए एक चीज होती है अपने पास में क्या कि पैरामीशियम है टू न्यूक्लियस। पैरामीशियम की अगर अपन बात करें तो पैरामीशियम के पास में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो आपको पैरामीशियम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इस पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है। एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस और चारों तरफ इसके क्या लगे रहते हैं, इस तरह से सीरिया लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपने पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो मैक्रो और एक माइक्रो। नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो मींस बड़ा, माइक्रो मीन छोटा। मैक्रो मींस बड़ा, माइक्रो मीन छोटा। इन विच वन कौन सा? मैक्रो वाला 1 न्यूक्लियस मैक्रो वाला है, ये मैक्रो है आपका, ये माइक्रो है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे सोमेटिक सेल, कंट्रोल द सोमेटिक सेल्स ऑफ पैरामीशियम। देखिए जो सोमेटिक सेल्स के जो भी फंक्शंस होते हैं पैरामीशियम के अंदर, जो सोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सोमेटिक कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? उन सोमेटिक कैरेक्टर्स को
कौन कंट्रोल करेगा? ये मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इसी न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रोफोन्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोन्यूक्लियस कहते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई है किसके बिहाफ में? एक समझाई गई है ट्रोफोन्यूक्लियस के बिहाफ में कि ट्रोफोन्यूक्लियस होता क्या है। तो ट्रोफोन्यूक्लियस की बात करें तो मैक्रोन्यूक्लियस ट्रोफोन्यूक्लियस कहलाता है पैरामीशियम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये उसके सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में कि न्यूक्लियस का जो डायग्राम होता है वो अपने को दिखाई कैसा देता है। सो नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कि अगर अपन एक न्यूक्लियस के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो वो अपने को डायग्राम इस तरह से दिखाई देता है। देखिए कि ये बड़ा ब्यूटीफुल सा डायग्राम अपन ने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए समझाने के लिए। तो इसको देखिए कितना इजी भी है इसको बनाना। ये सबसे पहले आपको बनाना है, इसको देखना है। ये वाली जो चीज है आपके पास में ये आपकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये जो अपन ने बनाई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्योंकि ये ड्यूअल मेम्ब्रेन होती है इसलिए अपन ने यहाँ पे ड्यूअल मेम्ब्रेन लिया है। क्या लिया है? ड्यूअल मेम्ब्रेन लिया है। तो मैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर मैं बाहर बनाऊं इस तरह से, मान लीजिए ये अपने पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपन ने यहाँ पर बनाया है। तो ये जो एक इसके पास में ये वाला आउटर और इनर जो अपने पास में मेम्ब्रेन है ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम की और ये भी कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की। क्लियर? तो 75 एंगस्ट्रॉम की हो गई। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या है ये? और पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच में क्या बना रहेगा? पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। क्या रहेगा? पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर आपके पास में रहेगा, इस स्पेस के बीच में भरा हुआ है। तो अब ये वाली जो चीज रहेगी ये हो जाएगी आपकी पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 150 एंगस्ट्रॉम के बराबर पे ये हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं इस टोटल ओवरऑल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 300 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 एंगस्ट्रॉम के बराबर इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अपने पास में इधर अपन ने बाहर जो बनाया है ये बनाई है आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि अपन ने जब आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाई थी तो बताई थी कि ये किससे जुड़ी हुई रहती है? न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं। तो ये उससे के साथ में क्या रहती है? प्रोटीनियस जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम भी करती है। थ्रू किससे? किसकी सहायता से? न्यूक्लियर पोर्स की सहायता से। तो अब वही दो है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। देखिए ये राइबोसोम है तो ये तो कैसी हो गई आपकी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर की साइड में क्या हो गई आपकी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट कि इसे न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये बीच में साइड में पेरिफेरल होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस अपन ने यहाँ पे बताया है। दूसरा साइड में क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम एक क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में, मतलब क्रोमोसोम बिल्कुल एक थिन थ्रेड के रूप में ना होकर के एक थ्रेड के रूप में तो होते हैं लेकिन ये उलझे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सा बना रहे हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ पे अपन ने इसको बोल दिया। क्लियर? तो पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड, स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये सारा, ये अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज बच रही है वो बच रही है न्यूक्लियर पोर्स। छोटे छोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के अंदर से ही होता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो किसके बारे में आती है? वो ये आती है कि न्यूक्लियर पोर के, इसको अगर अपन देखें अपन यहाँ पर इस न्यूक्लियर पोर को मैं यहाँ लूं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस न्यूक्लियर पोर के अंदर क्या पाती है? एन्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? एन्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, मतलब छल्ले की स्ट्रक्चर में इस पूरे न्यूक्लियर पोर को घेरे हुए चारों तरफ से इस तरह से एक एन्यूल मतलब रिंग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कैसी होती है? शेप के अंदर ऑक्टागोनल होती है। कैसी होती है? ऑक्टागोनल। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्टागोनल का मतलब इस तरह से आपको वो दिखाई देती है। तो ये तो हो गए हेक्सागोनल, वो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब ऑक्टागोनल मतलब 8 उसकी क्या होंगी? साइड से होंगी। ठीक है, अब उस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर के अंदर में देखें तो उसके अंदर स्पोक्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। तो एक उस एन्यूल के अंदर, इस पोर्स के अंदर पाए जाने वाले जो एन्यूल होते हैं उसके अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं 8। कितनी पाई जाती हैं? 8 माइक्रोट्यूब्यूल से पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ये सारी बात हो गई आपकी
जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियस का, उसके बारे में आज अपन ने यहाँ पर बातें कर ली कि न्यूक्लियस के डायग्राम को देखोगे आप, ये पोर्स की जो स्ट्रक्चर है, एन्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, ये आगे अपन और पढ़ेंगे इसका एलिब्रेट करके, फिर आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर बनवाएंगे कि एन्यूल्स कैसे दिखते हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं एक इस बॉक्स के साथ में, वो कैसे अरेंज होती हैं। ये क्लियर है? क्लियर? देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अगर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो जो सेल के न्यूक्लियस की जो स्टडी है ना, वो सेल डिवीजन के या सेल के इंटरफेज फेज होती है। कौन सी फेज? इंटरफेज। देखिए इंटरफेज जो आपके पास में फेज है, इस इंटरफेस के अंदर सेल के न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है। अब बात आती है कि इंटरफेस के अंदर ही सेल के न्यूक्लियस की स्टडी क्यों की जाती है और किसी फेज के अंदर क्यों नहीं हो सकती ऐसा? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब अगर अपन इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस के अंदर सेल का जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरीके से दिखाई देता है, और दूसरी बात यह है कि ये मेटाबॉलिकली क्या रहता है? एक्टिव आपका रहता है। क्या कि ध्यान सुनिए कि जब अपन सेल के न्यूक्लियस की स्टडी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये इंटरफेस के अंदर की जाती है, ठीक है। दूसरी बात जो अपन देखें तो सेल के इंटरफेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो एक तो क्लियर दिखाई देता है, दूसरा मेटाबॉलिकली क्या रहता है? एक्टिव रहता है। इसलिए सेल के न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो कौन सी फेज के अंदर की जाती है? इंटरफेस के अंदर की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके डायग्राम के बारे में। बात करने के बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास में कौन कौन से पार्ट हैं और वो देख लेते हैं पहले अपन उसके पार्ट्स के बारे में। तो पहले अपने पास में अपन बात करें तो वो क्या है आपके पास में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है आपके पास में न्यूक्लियोलस। तीसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। और अगर अपन देखें इसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी हो गई, न्यूक्लियोलस भी हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क भी हो गया। चौथे की अगर अपन बात करें तो एंडोसोम्स भी हैं आपके पास में। ये स्ट्रक्चर अलग हो गई। तो अगर अपन जनरली देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, एंडोसोम्स हो गए। ऐसे ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में अपन क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करेंगे? बातें करेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक के लिए आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही देखेंगे। बाकी जो इनकी जो स्ट्रक्चर हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह, ये एलाबोरेट करके हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। आई होप आप लोगों को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।